हाय एवरीवन, वेलकम टू सुपर अकेडमी। विश यू ग्रोइंग वेल। प्रेसिडेंट वाला चैप्टर हमने कवर किया है, जिसमें मैंने आपको लास्ट चैप्टर में प्रीवियस अपने लेक्चर में राष्ट्रपति की पावर्स बताई थी, प्रेसिडेंट की पावर्स बताई थी, शक्तियाँ बताई थी। उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। 4 शक्तियाँ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी, कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ। इसको अब इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इसका ग्राफ ये मैंने बनाया था, इसको ध्यान से बना लेना, इसको नोट कर लेना, ठीक है। ये 4 हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट करी थी, इनको अब कंप्लीट करेंगे। कौन सी रह गई थी हमारी? सैन्य शक्तियाँ, राजनीतिक शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ, विशेष अधिकार, ठीक है। विशेष शक्तियाँ, मिलिट्री पावर्स, डिप्लोमेटिक पावर्स, इमरजेंसी पावर्स और डिस्क्रिमिनेटरी ये मैंने आपको पढ़ा दी थी। ये वाला लेक्चर हमारा कल हो गया था। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैंने कल बताई थी आपको, इसमें नोट कर लेना, वो रह गई थी कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में जो क्षमादान की शक्ति है वो न्यायिक समीक्षा योग्य है। यानी राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो न्यायिक समीक्षा योग्य है। जुडिकल रिव्यू उसका हो सकता है, न्यायिक समीक्षा योग्य है, ठीक है। उसकी जांच की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच कर सकता है कि जिसको माफ़ी दी गई है वो वैध है या अवैध, ठीक है। इस आधार पर जांच की जा सकती है। तो ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति न्यायिक समीक्षा योग्य है। ये कल रह गया था पॉइंट, इसको नोट कर लेना, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, ये मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, कूटनीतिक शक्तियाँ, डिप्लोमेटिक पावर्स, कूटनीतिक शक्तियाँ। अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, समझौते राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। मैंने आपको बताया था, कोई भी कानून हो वो जब तक पारित नहीं होगा जब तक कि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं कर देते। राष्ट्र के प्रतीक है, देश के प्रधान है, इसीलिए कोई भी डिप्लोमेटिक हमारे रिलेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है, समझौता है, राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। हालांकि ये संसद की अनुमति, क्योंकि मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति कौन है, डी ज्यूरे, यानी कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। तो सारे काम किसके अनुसार किए जाएंगे? संसद की अनुमति से किए जाएंगे, लेकिन नाम पर किसके किए जाएंगे? राष्ट्रपति के। इसीलिए डिप्लोमेटिक शक्तियां किसकी हैं? राष्ट्रपति की। यह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और कूटनीतिज्ञों जैसे कि राजदूतों, उच्चायुक्तों को भेजते हैं। मतलब राजदूतों की जो नियुक्ति होती है, फॉरेन सर्विसेज जो होती हैं, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ये उनकी डिप्लोमेटिक पावर है, जितनी भी संधियां होती हैं वो उनके नाम पर की जाती हैं। फिर उसके बाद सैन्य शक्ति में है, वे भारत के सैन्य बलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। इस क्षमता से वे थल सेना, यानी सेना के सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के सैन्य बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। इस क्षमता से वे थल सेना, जल, वायु सेना प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं। इन तीनों के प्रमुखों की नियुक्ति उनकी मिलिट्री पावर है। युद्ध की समाप्ति की घोषणा कौन करता है? युद्ध की समाप्ति की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति, ठीक। किंतु संसद की अनुमति के अनुसार, क्यों? क्योंकि वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपातकालीन शक्तियाँ, इमरजेंसी पावर, आपको पता है 3 तरह की इमरजेंसी होती है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, इसका एक चैप्टर पूरा अलग है, वो मैं आपको अलग से चैप्टर पढ़ाऊंगी। इसमें सिर्फ नाम आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय शक्तियाँ, ये वित्तीय आपातकाल, ये तीनों राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर हैं, आपातकालीन शक्तियाँ हैं जो राष्ट्रपति आपातकाल लगाते हैं। ये उसकी शक्तियाँ, ये आपको मैं अलग से चैप्टर पढ़ाऊंगी, उसमें बताऊंगी, यहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाओगे। उपरोक्त साधारण शक्तियों के अतिरिक्त संविधान ने राष्ट्रपति को निम्नलिखित 3 परिस्थितियों में आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की हैं। आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रीय आपातकाल, जब संपूर्ण देश में सशस्त्र विद्रोह युद्ध की स्थिति हो जाती है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। फिर राष्ट्रपति शासन जब लगाया जाता है, जब किसी राज्य की मशीनरी, संवैधानिक मशीनरी ठप हो जाती है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल इनकी स्थिति में लगाया जाता है, ठीक है। ये तीनों अलग से चैप्टर है, ब्रॉड चैप्टर है, मैं अलग से कवर करूंगी। तो आपातकालीन शक्तियों में 3 शक्तियां हैं। सैन्य शक्ति यानी कि सेना के सर्वोच्च सेनापति होते हैं, और
जो तीनों मिलिट्रीज होती हैं उनके कमांडो की नियुक्ति करते हैं, ठीक है, उनके प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं। ये उनकी मिलिट्री पावर है, सैन्य शक्ति है। इसके बाद आती है डिस्क्रेशनरी पावर्स, यानी विवेकाधीन शक्तियाँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में ज़्यादातर यही पूछी जाती हैं। विवेकाधीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ कौन सी हैं? आपको ये दे देंगे पैराग्राफ और इनसे पूछेंगे कौन सी शक्ति है, या इस तरह से भी दी जाती है राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ कौन सी होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, पीछे पूछी भी गई हैं और आगे पूछी जाएंगी। कार्यकारी शक्तियाँ और विवेकाधीन शक्तियाँ, ये मोस्टली दो ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। यदि लोकसभा चुनाव में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं है, यानी लोकसभा के चुनाव हुए, किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपने विवेक का प्रयोग करके करते हैं। यानी अगर लोकसभा के चुनावों में, आम चुनावों में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, तो किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए, इसका फैसला कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, अपने विवेक के अनुसार करते हैं। तो ये उनकी विवेकीय शक्ति है, ठीक है। सामान्यतः गठबंधन दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, गठबंधन दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन ये उनकी विवेकाधीन शक्ति है, ये याद रखना। ये पीछे स्टेटमेंट ऐसा ही पूछा गया था, ठीक है। सामान्यतः मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर देते हैं, मंत्री परिषद की सलाह पर लोकसभा का विघटन कर देते हैं राष्ट्रपति। लेकिन जब लोकसभा में सरकार, यानी जो मंत्री परिषद है, वो अपना बहुमत खो दे, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव उसके खिलाफ पारित हो जाए, तो ये राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार है या स्वयं विवेक पर निर्भर करता है कि वो उसकी बात को माने या ना माने, बाध्य नहीं है। वैसे तो मंत्रिपरिषद की बात को मानने के लिए वो बाध्य है, सलाह मानने के लिए बाध्य है, लेकिन अगर मंत्रिपरिषद अपना बहुमत खो दे, यानी अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में उसके खिलाफ पारित हो जाए, तो ये राष्ट्रपति का विवेक के ऊपर है कि वो लोकसभा को भंग करने की उसकी सलाह माने या ना माने, ठीक। क्योंकि अगर ऐसा हो जाता कि इसमें भी बाध्यता दे दी जाती, तो अगर उसने अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, उसके बाद मंत्रिपरिषद सलाह देती कि आप इसको भंग कर दीजिए, तो भंग कर देते, दोबारा से चुनाव हो जाते, तो इसमें मंत्रिपरिषद का फायदा हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर ये कंडीशन लगाई गई है कि अगर वो अपना मत खो देती है, यानी बहुमत खो देती है, तो राष्ट्रपति उसकी बाध्यता मानने के लिए, उनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। इतनी बात समझ में आई, ठीक। दो बातें आपको समझ में आई, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लोकसभा में अगर बहुमत नहीं है, तो उसमें नेता को, प्रधानमंत्री किस नेता को बनाया जाए, ये उनकी विवेक पर निर्भर करता है। इसी तरह अगर कोई पार्टी बहुमत खो देती है, तो लोकसभा को भंग करना है या नहीं, ये भी राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है। यदि प्रधानमंत्री की आकस्मिक निधन हो जाता है, प्रधानमंत्री का आकस्मिक निधन मतलब अचानक निधन हो जाता है, तो सत्ताधारी पार्टी कि किसी व्यक्ति को अपना नया नेता नहीं चुन पाती है, यानी किसी पार्टी जिसकी सरकार है, उसके प्रधानमंत्री का यदि आकस्मिक निधन हो जाता है, अचानक निधन हो जाता है, तो उस पार्टी में से किसको नेता बनाया जाए, किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, ये भी उनके विवेक पर निर्भर करता है। विवेक से सत्ताधारी पार्टी के किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, तो ये भी उनकी विवेकाधीन शक्ति है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ऐसी स्थिति में जबकि मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में अपना विश्वास खो दिया है, किंतु त्यागपत्र देने को तैयार ना हो, तो राष्ट्रपति स्वयं विवेक से सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। वो त्यागपत्र दे या ना ले, वैसे भी बर्खास्त हो जाएंगे, क्योंकि उनकी सरकार तो वैसे भी नहीं बनेगी, क्योंकि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, ठीक उनका। लेकिन अगर वो त्यागपत्र नहीं देते हैं, तो राष्ट्रपति स्वयं विवेक से उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं। स्टेटमेंट कभी दे दे तो ध्यान रखना है कि ये उनकी विवेकाधीन शक्ति है। जब विधेयक पर वो अनुमति देते हैं, यानी जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाता है, कोई बिल विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष जब उस पर प्रस्तावित कर देते हैं, राष्ट्रपति उस पर अनुमति दे देते हैं, जब भी तो वो कानून बनता है। जब राष्ट्रपति के पास जाता है, तो वो उस पर स्वीकृति दें ना दें, अपने पास रखें या वापस भेज दें, ये उनके विवेक पर निर्भर करता है। तो ये भी उनकी विवेकीय शक्ति है। ध्यान रखना, विधेयक को पारित करना मतलब उस पर स्वीकृति देना ना देना, वापस लौटा देना, अपने पास रखना, ये सब उनकी विवेक के ऊपर निर्भर करता है, इसीलिए ये भी उनकी विवेकाधीन शक्ति है, ठीक है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 86(2), राष्ट्रपति अनुच्छेद 86(2) के तहत संसद को संदेश भेज सकते हैं। संसद को संदेश भेजने की यह शक्ति राष्ट्रपति की विवेकीय शक्ति है, विवेकीय शक्ति है, यानी विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो संदेश भेजें या ना भेजें, ठीक।
इसमें इम्पॉर्टेंट मैं मार्क कर रही हूँ, जो इम्पॉर्टेंट है पीछे पूछा गया है। एक तो ये विधेयक पर अनुमति देना उनकी विवेकाधीन शक्ति है, ठीक है। राष्ट्रपति के आकस्मिक निधन के लिए नया नेता पार्टी के लिए चुनना या नया प्रधानमंत्री चुनना, ये भी राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति, ये इंपॉर्टेंट है, पीछे पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इससे पीछे वाला ये ले लिया आपने। इसके बाद विधेयक पर अनुमति देना, ये भी उनकी विवेकाधीन शक्ति है। ये प्रीवियस का आ गया, जो मैंने आपको न्यायिक शक्ति पढ़ाई थी, उसमें आर्टिकल 124 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है, ठीक है। ये मिसप्रिंट हो गया। अच्छा, राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ। राष्ट्रपति के पास वीटो पावर्स होती हैं। वीटो पावर्स होती हैं जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है अनुमति के लिए तो या स्वीकृति के लिए, तो उनके पास शक्ति होती है, वीटो पावर्स होती हैं। उसको स्वीकृत करने के लिए जो पावर्स होती हैं वो वीटो पावर्स कहलाती हैं, ठीक है। वीटो शक्ति होती है। संसद द्वारा कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास विधेयक के लिए 3 विकल्प होते हैं। विधेयक के लिए 3 विकल्प होते हैं। कौन कौन से? स्वीकृति दे सकते हैं, अस्वीकृत कर सकते हैं, स्वीकृति ना दें या पुनर्विचार के लिए लौटा दें, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है, जब भी धन विधेयक की बात होगी, धन विधेयक, ठीक है, धन विधेयक में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, क्योंकि धन विधेयक जब प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है, इसीलिए धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। स्वीकृति दे सकते हैं या अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। ज़्यादातर वो अपनी स्वीकृति देते हैं, ठीक है, क्योंकि जब उनके पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है तो जाहिर सी बात है वो उनकी स्वीकृति मिल जाती है पहले ही। अब वीटो पावर्स, अनंतकारी वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, अनंतकारी वीटो या अत्यंत वीटो, सॉरी अत्यंत वीटो। अत्यंत वीटो, अत्यंत वीटो का मतलब होता है इसमें वह संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखते हैं। यानी कि जब कोई विधेयक पारित होता है उसे अपने पास सुरक्षित रखने के लिए कौन से वीटो का यूज़ किया जाता है? अत्यंत वीटो या एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है। अर्थात जब विधेयक को रद्द कर या जब विधेयक समाप्त हो जाता है, जब वो अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं तो विधेयक समाप्त हो जाता है। वर्तमान में ये अस्तित्व में नहीं है, ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। लेकिन आपको याद रखना है, एब्सोल्यूट वीटो या अत्यंत वीटो का मतलब होता है जब राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं, इससे विधेयक रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? एब्सोल्यूट वीटो के अंतर्गत आता है, अत्यंत वीटो के अंतर्गत आता है। निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो वह है जब किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया जाता है। यानी जब पुनर्विचार के लिए किसी विधेयक को लौटाया जाएगा तो किस वीटो के अंतर्गत लौटाया जाएगा? निलंबनकारी वीटो के अंतर्गत, निलंबनकारी वीटो के अंतर्गत लौटाया जाएगा। नेक्स्ट आता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो जब राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो स्वीकृति देते हैं, ठीक है, ना सहमति देते हैं, ना अस्वीकृत करते हैं। ना तो सहमति दी, ना अस्वीकृत करा, ना पुनर्विचार के लिए भेजा, बस अपने पास लंबे काल के लिए, लंबे समय के लिए लंबित कर दिया उसको, यानी अपनी पॉकेट में रख लिया। एक तरीके से याद करने के लिए अपनी पॉकेट में रख लिया और भूल गए। तो पॉकेट वीटो उसे ही कहते हैं जब ना तो आपने सहमति दी है, ना आप उससे असहमत हैं, ना ही पुनर्विचार के लिए लौटाया है, लंबे समय के लिए, अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लिया है या अनिश्चित समय के लिए विधेयक को लंबित कर दिया है। तो वो कौन सी वीटो कहलाती है? पॉकेट वीटो। तो ध्यान रखना है, पॉकेट वीटो का मतलब है ना स्वीकृति दी, ना अस्वीकृत किया, ना लौटाया है, अपने पास लंबे समय के लिए रख लिया है, लंबित कर दिया है, ठीक। तो वो कौन सा कहलाता है? पॉकेट वीटो। ये एग्जाम्पल है इसका, एक ही बार ऐसा हुआ है। एग्जाम्पल है 1986 में राष्ट्रपति जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन अधिनियम पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। देखो, जब कोई चीज़ या तो फर्स्ट होती है या लास्ट होती है या एक ही बार की जाती है तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा एक बार हुआ है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि किस सन में कौन से राष्ट्रपति ने किस विधेयक को लंबित किया था या पॉकेट किस विधेयक के संबंध में अपनी पॉकेट वीटो की शक्ति का इस्तेमाल किया था, किस वीटो के संबंध में, किस अधिनियम के? भारतीय डाक संशोधन अधिनियम विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। इतना समझ में आया आपको? 3 तरह की वीटो शक्ति होती है,
ठीक है। वीटो पावर्स होती हैं अत्यंतकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। ये अस्तित्व में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अत्यंत वीटो किसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखो ये थोड़ा कंपैरिजन है राष्ट्रपति और राज्यपाल में। राष्ट्रपति और राज्यपाल में, जैसे राष्ट्रपति के पास विधेयक के संबंध में शक्ति होती है, वीटो पावर्स होती हैं, ऐसे ही राज्यपाल के पास होती हैं। तो ये कंपैरिजन मैंने रखा है ताकि आप क्लियर रहें कि राज्यपाल के पास क्या होती हैं और राष्ट्रपति के पास क्या होती हैं। राष्ट्रपति यानी केंद्रीय विधायिका के संबंध में कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और राज्य विधायिका का कोई भी विधेयक राज्यपाल के पास जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर गवर्नर के बारे में बात की गई है, ठीक है। जब सामान्य विधेयक होता है, देखो जब सामान्य विधेयक होगा, सामान्य विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर्स हैं। सामान्य विधेयक जब राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो या तो वो उसे स्वीकृत कर सकते हैं, अस्वीकृत कर सकते हैं, वापस भेज सकते हैं। और यहाँ ध्यान रखना है, जब वापस भेजेंगे राष्ट्रपति और संसद बिना संशोधन के एज इट इज़ राष्ट्रपति के पास वापस लौटा देती है, तो वो बाध्यकारी हैं कि उसको उन्हें स्वीकृत करना पड़ेगा। ध्यान रखना है, सामान्य विधेयक है, अगर वो संसद बिना संशोधन के उसे वापस लौटाती है तो उस पर उनको सहमति देनी पड़ेगी, ठीक है। तो 3 साधारण विधेयक के संबंध में 3 उनके पास ऑप्शन होते हैं, ऐसे ही ऑप्शंस गवर्नर के पास भी होते हैं, दोनों के सेम है। साधारण विधेयक के संबंध में ये ध्यान रखना है, साधारण विधेयक के संबंध में 3 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद धन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक के संबंध में 2 ऑप्शन होते हैं, स्वीकृति दें या अस्वीकृत कर दें। ऐसी स्वीकृति दें, अस्वीकार कर सकते हैं परंतु वापस नहीं कर सकते। मैंने अभी आपको बताया क्योंकि वो उनकी पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है, इसलिए वापस नहीं कर सकते। और ज़्यादातर अस्वीकृत भी नहीं किया जाता है क्योंकि अभी बताया मैंने आपको, पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में देखो, साधारण विधेयक के संबंध में 3 ऑप्शंस हैं, स्वीकृत कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पुनर्विचार के लौटा सकते हैं। धन विधेयक के संबंध में 2 ऑप्शंस हैं, स्वीकृति दे सकते हैं, अस्वीकृत कर सकते हैं। फिर इसके बाद संशोधन विधेयक के संबंध में एक ही ऑप्शन रहता है उनके पास, स्वीकृति देना, ना तो वो उसको वापस लौटा सकते हैं ना ही अस्वीकृत कर सकते हैं। तो ये सीरियल में दिया हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना है। और राज्य विधायिका यानी राज्यपाल के पास कोई भी संविधान संशोधन से संबंधित कोई विधेयक जाता ही नहीं है, उनके पास सिर्फ 2 विधेयक जाते हैं, साधारण विधेयक या धन विधेयक। इज दैट क्लियर? समझ में आया आपको? ठीक है। जब इस तरह के फ्लो चार्ट्स होते हैं तो वो जल्दी समझ में आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको फ्लो चार्ट में कंपैरिजन कर दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार, मंत्री है ना या सांसद, सबको कुछ इम्यूनिटीज़ यानी विशेषाधिकार मिले हुए होते हैं। इसी तरह राष्ट्रपति को भी कुछ विशेषाधिकार मिले हुए होते हैं, जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल को, भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों को उन्मुक्तियां का मतलब इम्यूनिटीज़ और विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। जैसे कि ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा राष्ट्रपति को किस निम्न में से कौन कौन से विशेषाधिकार प्राप्त हैं और किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त हैं, 361 के तहत। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं है। राष्ट्रपति जब अपने पद पर कार्य कर रहे हैं तो वो अपने किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में जवाबदेह नहीं है। न्यायालय में जवाबदेह नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि राष्ट्रपति स्वयं अपने विवेक से कार्य नहीं करते हैं, वो मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करते हैं, इसीलिए वो उत्तरदायी नहीं है। और ये भी ध्यान रखना है, अगर किसी राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध सिद्ध हो जाता है तो उनके किए गए कार्य वैध रहते हैं, क्योंकि वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पदावधि के दौरान कोई भी दंडिक कार्यवाही नहीं की जा सकती, यानी ना तो शुरू की जाती है, संस्थागत का मतलब शुरू की जाएगी, और ना ही चालू रखी जाएगी। दंडिक कार्यवाही उनकी पदावधि के दौरान, ठीक है, उनकी पदावधि के दौरान मतलब जब वो अपने पद पर कार्यरत हैं, जब तक वो अपने पद पर कार्यरत हैं कोई भी दंडिक कार्रवाई ना तो शुरू की जाएगी ना ही चालू रखी जाएगी। राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पदावधि के दौरान उनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय द्वारा आदेश जारी नहीं किया जा सकता, यानी कि जब वो अपने पद पर कार्यरत हैं कोई भी न्यायालय उनके विरुद्ध कारावास या गिरफ्तारी का आदेश जारी नहीं कर सकता। तो ये तीनों ध्यान रखना।
कार्य किए गए अपनी पदावधि के दौरान किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है, दंडिक कार्यवाही नहीं की जा सकती, लेकिन कब? जब वो अपने पद पर कार्यरत हैं, ठीक है, पदावधि के दौरान। इसी तरह जब वो अपने पद पर कार्यरत हैं यानी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी या कारावास का कोई भी आदेश जारी नहीं किया जा सकता। इज दैट क्लियर? समझ में आया आपको? चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये इंपॉर्टेंट है किस अनुच्छेद के तहत उनको उन्मुक्तियां या इम्यूनिटीज प्राप्त हैं। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा पद ग्रहण के पूर्व या पश्चात वैयक्तिक हैसियत यानी उनकी पर्सनल कैपेसिटी से किए गए कार्य के लिए उनकी पदावधि के दौरान, सब कुछ पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में सिविल कार्यवाही तब तक संस्थागत नहीं किया जा सकता जब तक सूचना 2 माह पूर्व ना दी जाए। मतलब अगर उन्होंने पर्सनल कैपेसिटी से कोई काम किया है अपनी पदावधि के दौरान, तो उसके लिए उनको 2 महीने की सूचना देनी पड़ेगी अगर कोई सिविल कार्यवाही हो रही है तो, ठीक है। उन्होंने कोई अपनी पर्सनल कैपेसिटी से कोई काम किया है अपने कार्यकाल के दौरान, ठीक है, और उस पर कोई सिविल कार्यवाही करनी है, सेना कार्यवाही नहीं है, सिविल कार्यवाही करनी है, तो उनको 2 माह पूर्व सूचना दे दी जाएगी, देना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये इनकी इम्यूनिटी है ताकि वो भी अपना पक्ष रख सकें। 2 माह का टाइम बहुत लंबा होता है, ठीक है। इसके बाद एक यह मिसप्रिंट हो गया है, एक उनकी शक्ति रह गई है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति को एक विधायी शक्ति प्राप्त है, ठीक है। ये इसमें रह गया है, मैं आपको नोट करा देती हूँ अलग से, इसको नोट करो। राष्ट्रपति को आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, ये उनकी विधायी शक्ति है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, ये उनकी विधायी शक्ति है, ठीक। किसके तहत आती है? आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत आती है। अब इसमें 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है, इनको नोट करो। अध्यादेश कब जारी किया जाता है? जब संसद का सत्र अवसान हो, यानी संसद का सत्र नहीं चल रहा है, या तो दोनों, लोकसभा, राज्यसभा, या दोनों में से कोई एक, ठीक है। पहले तो ध्यान रखना है, जब संसद का सत्र, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश कब जारी किया जाता है? आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत जारी किया जाता है। पहले तो ध्यान रखना है, आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत, थोड़ा राइटिंग का इशू है, थोड़ा या समझ नहीं आ रहा तो मैं दोबारा से लिख दूंगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, पीछे पूछा गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अध्यादेश, विजिबल, ठीक है। अध्यादेश आर्टिकल 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 से याद रखना है। अध्यादेश जल्दी अल्पकालीन के लिए लाया जाता है, तो 1, 2, 3 से याद रखना, जल्दी जल्दी जो काम हो जाता है। 1, 2, 3, तो अध्यादेश 1, 2, 3, आर्टिकल 1, 2, 3, ये पीछे पूछा गया है। अध्यादेश कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त शक्ति है? तो 1, 2, 3 के तहत, यानी 1, 2, 3 के तहत। कौन सी शक्ति है? उनकी विधायी शक्ति है, क्योंकि ये विधि बनाने से संबंधित है ना। विधायी का मतलब होता है जब आपको विधि बनाने का अधिकार होता है, तो विधायी शक्ति है क्योंकि इसमें विधि बनाने का अधिकार होता है। अब विधि बनाने का अधिकार कब है? कब है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है। संसद का सत्र, शॉर्ट में लिखूंगी, संसद का सत्र नहीं चल रहा है। संसद में दोनों सदन एक साथ नहीं बैठे हैं तो भी, या दोनों में से कोई एक सदन नहीं है तो भी, क्योंकि कानून जो पारित होता है दोनों सदनों को मिलाकर होता है, ठीक है। कोई कानून पारित होगा तो लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, दोनों में पारित होना जरूरी है। इसीलिए संसद का सत्र नहीं चल रहा है, दोनों सदन का हो या दोनों में से कोई एक सदन, ठीक, तब ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। दूसरा, तत्काल कार्यवाही, कोई सार्वजनिक महत्व का विषय है, उस पर तत्काल कार्यवाही करनी है। कानून बनाने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम लगता है कानून बनाने में। पहले लोकसभा में पारित होगा, फिर राज्यसभा में पारित होगा, फिर संसद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाएगा, तो इसीलिए ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत टाइम लग जाता है। कुछ तत्कालीन महत्व के विषय ऐसे होते हैं जिन पर फौरी तौर पर कार्यवाही करने की जरूरत होती है, तब ऑर्डिनेंस लाया जाता है, ठीक है।
पहले तो दो चीज़ आपको नोट ये करनी है, संसद जब सत्र नहीं चलेगा जब लाया जाएगा, ये तत्कालीन महत्व का विषय होगा, सार्वजनिक महत्व का विषय होगा, जिस पर तत्काल कार्यवाही की ज़रूरत है, तब ऑर्डिनेंस लाया जाता है। इसके साथ ये ध्यान रखना है, राष्ट्रपति केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिस पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। यानी जिस पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश लाया जा सकता है। ठीक है, केवल वही विषय जिस पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, संसद को कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, कानून बनाने का अधिकार है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर लाया जाएगा। मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही ऑर्डिनेंस लाया जाता है। मंत्रिपरिषद सलाह देंगे, जाहिर सी बात है ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं, तो मंत्रिपरिषद इनको सलाह देती है, तभी ऑर्डिनेंस लाया जाता है। एक चीज ये भी न्यायिक समीक्षा योग्य है, न्यायिक समीक्षा योग्य है। न्यायिक समीक्षा योग्य है, यानी कि ऑर्डिनेंस की भी जांच की जा सकती है। ठीक है, जैसे कानून की संवैधानिकता की जांच की जाती है, ऐसे ही अध्यादेश की भी जांच की जा सकती है। अध्यादेश अगर मैं आपको समझ आ गया है वैसे तो, लेकिन एक बार मैं आपको थोड़ा और शॉर्ट में समझाऊं। अध्यादेश एक अल्पकालीन कानून होता है और इसका महत्व बिल्कुल संसद के कानून के समान होता है, लेकिन संसद का जो कानून होता है वो अस्थायी होता है। ठीक है, वो स्थायी होता है या अस्थायी होता है, अस्थायी होता है और अल्पकाल के लिए लाया जाता है। अगर ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है तो वो 6 माह की अवधि तक जारी रहता है। कब तक? 6 माह तक। यानी इसका टाइम पीरियड जो होता है वो 6 मंथ का होता है। ठीक, अगर इस महीने में 6 महीने के अंतर्गत संसद का वो होता है, संसद गठित होती है, यानी कि पहला संसद का सत्र शुरू हुआ, आप ध्यान रखना इस चीज़ को, 6 माह की अवधि के लिए लाया जाता है। लेकिन इस बीच में संसद की पहली बैठक जब भी होगी, संसद की पहली बैठक जब भी होगी उससे 6 हफ्ते तक, यानी कि 6 सप्ताह, संसद की पहली बैठक में 6 सप्ताह के अंतर्गत इसको पारित कराना अनिवार्य है। यानी कि आप मान लीजिए राष्ट्रपति ने ऑर्डिनेंस जारी किया, 3 माह उसको जारी करे हुए हो गए, फिर उसके बाद संसद की पहली बैठक हुई, तो संसद की पहली बैठक से लेके 6 हफ्ते के अंतर्गत इसको पारित कराना ज़रूरी है। अगर पारित हो गया तो कानून बन जाएगा, नहीं पारित हुआ तो ये समाप्त हो जाएगा। ये बात समझ में आई? 6 माह तक जारी रहेगा। अगर 6 माह से पहले संसद बैठ जाती है, ठीक है, संसद का सत्र चालू हो जाता है, तो 6 हफ्ते के अंतर्गत इसको पारित कराना ज़रूरी है। 6 हफ्ते बाद ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए राष्ट्रपति इसको पहले भी समाप्त कर सकते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर 6 माह पहले भी राष्ट्रपति द्वारा भी समाप्त किया जा सकता है। और अगर इसको पारित नहीं हुआ 6 हफ्ते के अंतर्गत, कब? जब संसद का सत्र चल जाएगा उसके 6 हफ्ते के अंतर्गत इसको पारित करना ज़रूरी है। नहीं हुआ तो ये समाप्त हो जाएगा। ठीक, राष्ट्रपति इससे पहले भी इसको समाप्त कर सकते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पर। इतना समझ में आया? संसद का सत्र नहीं चलेगा, जब जारी किया जाएगा तत्कालीन कार्यवाही के तौर पर जारी किया जाता है। वही विषय केवल उन्हीं विषयों के संबंध में जारी किया जाता है जब जिसपे संसद को कानून बनाने का अधिकार हो और मंत्रिपरिषद की सलाह पर जारी किया जाएगा। ठीक है, 6 सप्ताह तक, वैसे तो 6 माह की डेट है इसकी, टाइम पीरियड जो है 6 माह तक जारी रहता है। लेकिन जब संसद का सत्र चालू हो जाएगा तो इसे 6 हफ्ते के अंतर्गत पारित कराना ज़रूरी है। न्यायिक समीक्षा इसकी की जा सकती है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा इसकी की जा सकती है। ऑर्डिनेंस इतना ही है, कंप्लीट हो गया आपका। ठीक, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, राष्ट्रपति आपका कंप्लीट हो गया है। कोई भी पार्ट मैंने इसमें छोड़ा नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, बहुत मेहनत से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है आपको अच्छे से समझ आए। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई भी पोर्शन आपके समझ में नहीं आए। वैसे मैंने अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करी है। थोड़ा वीडियो को पॉज करके आगे पीछे करके आप दोबारा से समझ सकते हैं, समझ में आ जाएगा आपके। और थैंक यू सो मच, आप सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे सपोर्ट कर दीजिए। डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।
नोट ज़रूर बना लेना सब। ये नोट्स आपको पेपर के लास्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। थैंक यू सो मच।